ब्लैक होल्स, आखिर क्या है ये ब्लैक होल्स, कैसे बनता है ये, और आपको कहाँ मिलेगा ये ब्लैक होल्स, और क्या होगा अगर आप ब्लैक होल्स के अंदर गिरते हो तो ब्लैक होल्स से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सिंपल वे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, स्टोरीपीडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल्स दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है और साइंस के इतने तरक्की के बावजूद अभी तक इस चीज के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। ब्लैक होल स्पेस की ऐसी जगह है जहाँ का घनत्व और ग्रेविटी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, और ये इतना ज्यादा है कि यहाँ से लाइट के फोटोन पार्टिकल्स भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो कैसे बनता है ये ब्लैक होल्स, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्टार्स एनर्जी और हीट कैसे प्रोड्यूस करती है। इस स्टार की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हर स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होता है और यही हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर हीलियम्स का एटम प्रोड्यूस होता है, जिससे उस स्टार को एनर्जी मिलती है। ठीक ऐसे ही हीलियम एटम्स भी एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्बन होता है। अब इस फ्यूजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे रेडिएशन कहते हैं। अब किसी भी स्टार की दो अलग टाइप की एनर्जी होती है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसी भी चीज को अपने सेंटर या कोर की तरफ आकर्षित करता है, और दूसरी तरफ रेडिएशन फोर्स, जो ठीक ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करता है। और इन दोनों फोर्सेस में बैलेंस होने के कारण वो स्टार स्पेस में स्टेबल रहता है। तो जब तक उस स्टार के कोर में फ्यूजन होता रहेगा तब तक इन दोनों फोर्स में बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि फ्यूजन होने के कारण रेडिएशन होता है जो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करती है। लेकिन स्टार्स जो हमारे सूरज से बहुत बड़ा होता है उनमें एक खासियत है, वो स्टार्स अपने कोर में फ्यूजन करते हुए भारी पदार्थ यानी एलिमेंट्स पैदा करती है। और ये फ्यूजन प्रोसेस में जब आयरन प्रोड्यूस होता है तब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आयरन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होता, और अगर कोर में फ्यूजन नहीं हुआ तो रेडिएशन एनर्जी कैसे तैयार होगा, जिसके चलते स्टार्स के कोर में आयरन का अमाउंट बढ़ता ही जाता है। रेडिएशन एनर्जी ना होने के कारण ग्रेविटी और रेडिएशन का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और बचता है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी, जिसके कारण स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है और उस स्टार का पूरा मास स्टार के सेंटर में कंप्रेस होता चला जाता है। और ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि पता भी नहीं चलता। और ठीक इसके बाद होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसके बाद दो ही चीज हो सकता है, या तो इससे एक न्यूट्रॉन स्टार उत्पन्न होगा, या फिर स्टार अगर बहुत बड़ा हुआ तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा जिसके अंदर उस स्टार का पूरा मास भरा हुआ होगा। तो ऐसे ही स्पेस में तैयार होता है ब्लैक होल। इससे पहले कि हम ब्लैक होल के अंदर जाए, हम ये पता लगाते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या क्या होता है। स्टार का वो छोटा पॉइंट जहाँ से वो स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक और चीज होता है ब्लैक होल में जिसे इवेंट होराइजन भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर आउटर स्पेस खत्म होता है और ब्लैक होल की शुरुआत होती है। इसे वैक्यूम क्लीनर के पाइप के बाहर के हिस्से के साथ तुलना किया जा सकता है। तो ये वही बॉर्डर है जिसके पहले लाइट्स निकल कर जा सकता है, लेकिन इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद लाइट्स क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरते हो? तो इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद जब आप ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे तब आपकी पूरी बॉडी एक रबर की तरह काम करेगा। मान लेते हैं कि गिरते समय आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है, तो तब आपके शरीर के नीचे के हिस्से में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा शरीर के ऊपरी हिस्से के तुलना में। तो इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण आपके बॉडी की सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा सिंगुलैरिटी की तरफ आगे बढ़ते जाओगे उतनी ही ब्लैक होल का घनत्व बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से कई लाख गुना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएंगे, जो आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स को चीर देगी। अब आपकी मौत कितनी जल्दी होगा वो डिपेंड करेगा ब्लैक होल के मास पे। अगर ब्लैक होल बहुत छोटा हुआ तो इवेंट होराइजन को छूते ही आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हुआ तो आप कुछ टाइम तक ब्लैक होल के अंदर ट्रेवल कर पाओगे। मतलब एकदम साफ है, आप जितना दूर सिंगुलैरिटी से रहोगे उतने ही टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। बड़े ब्लैक होल्स में इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और छोटे ब्लैक होल्स में कम। तो मरने के बाद बॉडी के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी को क्रॉस करते ही ब्लैक होल का मैकेनिज्म पूरी तरह से ऑपोजिट हो जाएगा। अब तक ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन सिंगुलैरिटी को क्रॉस करने के बाद वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर धकेलना शुरू करेगा और आखिर में आपके बॉडी का मॉलिक्यूल्स व्हाइट होल से बाहर निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यूनिवर्स में ब्लैक होल्स है तो व्हाइट होल्स भी होंगे, और यही व्हाइट होल्स आपको एक दूसरे ही पैरेलल यूनिवर्स में फेंक देगा। व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स की तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ब्लैक होल का ऑपोजिट है। ये चीजों को खींचता नहीं बल्कि खुद से दूर फेंक देता है।
तो ये एक दरवाजा है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का। तो मतलब जो हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल के तौर पे दिखाई देता है वही सेम चीज दूसरे यूनिवर्स में व्हाइट होल से दिखाई देगा। मतलब ये व्हाइट और ब्लैक होल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस पूरे सिस्टम को वर्म होल भी कहा जाता है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस के लेवल पे है, क्योंकि जरा सोचो इसे प्रैक्टिकली कौन आजमाएगा, और जो भी इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा वो तो बहुत पहले ही मर चुका होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी भी इमेजेस या ब्लैक होल्स को हम यूट्यूब पर देखते हैं वो सिर्फ एक कल्पना है। तो जरूरी नहीं जैसे इमेजेस हम लोगों ने अभी तक देखा है ब्लैक होल्स देखने में बिल्कुल वैसा ही हो। ब्लैक होल की असली इमेजेस या वीडियोस देखने के लिए साइंटिस्ट को एक जायंट टेलीस्कोप बनाना होगा, जिस टेलीस्कोप के लेंस की डायमीटर लगभग हमारी धरती जितना होगा। अब ये तो संभव नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए साइंटिस्ट ब्लैक होल के असली इमेजेस कैप्चर करने के लिए कोई और तकनीक का खोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है, अगर ब्लैक होल्स को साइंटिस्ट ने अभी तक देखा ही नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करता है। असल में हम सभी को पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन स्पेस में लाइट जब ब्लैक होल के पास से गुजरता है तब वो इवेंट होराइजन के पास एकदम से कर्व हो जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मली फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है। तो ऐसे ही ब्लैक होल्स होने का सबूत साइंटिस्ट को मिल पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में साइंटिस्ट को 50 ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिला है जो बिल्कुल ब्लैक होल की तरह बिहेव करता है। यहाँ तक हमारे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल होता है जिसका नाम है सिग्नस X1 और इसका मास 4.3 मिलियन सोलर मास यानी सूरज के मास से 15 गुना ज्यादा होता है। और इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का रेडियस ही 1 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, जो हमारी धरती से 6000 लाइट ईयर्स दूर है। तो इतना दूर होने के कारण हमारी धरती को इससे खतरा नहीं होगा। वोयेजर M87 नाम का एक गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जिसका मास लगभग 4 बिलियन सोलर मास के आसपास है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल जिसे साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुका है वो है S50014+81 जो सूरज के मास से 40 बिलियन गुना ज्यादा बड़ा है, जिसका डायमीटर 236.7 बिलियन किलोमीटर तक का है, जो डिस्टेंस सूरज और प्लूटो के डिस्टेंस से 47 गुना ज्यादा है। इन सभी इंफॉर्मेशंस के बाद लास्ट में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है और वो ये है कि ये ब्लैक होल्स कैसे खत्म होगा। इसे जानने के लिए हमें स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग रेडिएशन को समझना होगा। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास का स्पेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसके कारण वहाँ पर ऑपोजिट वर्चुअल पार्टिकल्स बनता है। अब ये वर्चुअल पार्टिकल्स क्या है? जैसे +2 और -2 का अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 निकलता है। ठीक उसी तरह स्पेस में वहाँ पर वर्चुअल पार्टिकल्स बनता है और आपस में मिलकर खत्म हो जाता है, जिस वजह से स्पेस में बैलेंस बना रहता है। तो यही ऑपोजिट वर्चुअल पार्टिकल्स इवेंट होराइजन में बनता है। लेकिन ब्लैक होल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नेगेटिव पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और पॉजिटिव वर्चुअल पार्टिकल्स ब्लैक होल के बाहर ही रह जाता है। और ये दोनों वर्चुअल पार्टिकल्स एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाता। इससे ये पॉजिटिव वर्चुअल पार्टिकल्स हमें रेडिएशन की फॉर्म में दिखाई देता है और जिसे हम हॉकिंग्स रेडिएशन कहते हैं। तो सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स ब्लैक होल में होने के कारण ये ब्लैक होल की एनर्जी धीरे धीरे कम होता है। शुरुआती टाइम में ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, लेकिन ब्लैक होल जितना छोटा होता है ये प्रोसेस भी उतना ही फास्ट होता है। जब ब्लैक होल का मास एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड के समान होता है तब ये हमारे रूम टेम्परेचर जितना हीट रिलीज करता है, और जब इसका मास एक पहाड़ के जितना होता है तब ये सूरज के जितना हीट प्रोड्यूस करता है। और खत्म होने के आखिरी सेकंड में ब्लैक होल करोड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज करते हुए पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल को ये प्रोसेस पूरा होने में एक गूगल ईयर जितना टाइम लगेगा। अब एक गूगल ईयर में कितना जीरो होता है ये देख के तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये प्रोसेस कितना लंबा होने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये ब्लैक होल खत्म होगा तब इसे देखने के लिए कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लाखों करोड़ों साल पहले ही यूनिवर्स इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल नहीं रहेगा। तो इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि ब्लैक होल्स क्या है, कैसे फॉर्म होता है ये ब्लैक होल्स, इसके भीतर के हिस्से में क्या क्या है, ब्लैक होल्स के अंदर जाने से क्या होगा, वर्म होल्स, व्हाइट होल्स एंड हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट्स, हॉकिंस रेडिएशन और एंड ऑफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में 3000 से ऊपर लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब के बगल में उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।